नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे एक दूल्हा तीन दुल्हन। अमरोहा जिले में तीन सगी बहनों और उनके एक ही कैमरामैन के बीच हुई अनोखी शादी इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि शादी की ये चौंकाने वाली खबर अब कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि शादी करने वाली तीन बहनों में से एक नाबालिग निकली है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो कंटेंट बनाने वाली तीन सगी बहनों सरोज, सावित्री और संतोष, इन तीनों ने अपने कैमरामैन विकास उर्फ बिक्कू से एक मंदिर में शादी रचाई। बताया जा रहा है कि विकास पिछले करीब 6 महीनों से इन तीनों बहनों के सोशल मीडिया वीडियोज में पति का किरदार निभा रहा था। रील बनाते बनाते उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने असल जिंदगी में भी एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि शादी के बाद दूल्हा विकास अपनी तीनों नवविवाहित पत्नियों के साथ उत्तराखंड में हनीमून टूर पर निकल गया है। इस पूरी शादी में नया और गंभीर मोड़ तब आया जब जांच में पता चला कि तीनों बहनों में से सबसे छोटी बहन संतोष उर्फ छवि, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है। भारतीय कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है और यह एक गैर जमानती अपराध है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तीन सगी बहनों ने कैमरामैन से विवाह रचाया है। एक दूल्हा और तीन सगी बहनें जो हैं वो दुल्हन बनी हैं। हम लोगों ने 17 जुलाई। तो ये बताया जा रहा है कि तीनों बहनों ने एक लड़के की शादी करी थी। हाँ, ये सच है। अच्छा, तो आप ये संपर्क में कैसे आया, मतलब कैसे प्लान बनाया, क्या हुआ, तो इसके बारे में? मतलब कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे तो इन्हें अपने वीडियो में एक्ट के लिए बुलाते थे। इनका नजर बहुत अच्छा है और घर वाले हमारी अलग अलग शादी करते थे, क्योंकि हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। हम एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते किसी कीमत पर। तो एक मतलब थॉट तो दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि हम आत्महत्या कर लें, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा करना बहुत गलत जाएगा, तो फिर हमने आपसी समझौते से एक ही लड़के से शादी करी। शादी के बाद जो बाकी जो मतलब क्या प्लान बनाया हो कि कैसे रहेंगे, क्या मतलब यही है कि हमें तो पता है कि हमें कभी लड़ाई हो नहीं सकती, जितना भी होगा अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे। बाकी जो पब्लिक बोल रही है कि इनमें झगड़ा होगा तो हम उस बात को झूठ करके दिखाएंगे, तो हमें झगड़ा नहीं। तो आपकी जो मतलब शादी के बाद तमाम खर्चे होते हैं, तो खर्च कैसे चलेगा, मतलब कैसे करोगे उसके बारे में? मतलब घर पर उनकी घर पर जमीन हुई है ऐसे तो, और बाकी हम सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव अपना खर्चे पानी तो हो जाता है पहले से ही। हम लोगों ने 17 जुलाई। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीरब, एक दूल्हा और तीन दुल्हन, एक अजीब व गरीब ये शादी जिसने सोशल मीडिया, न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि लोगों के लिए चर्चा का और कौतूहल का ये विषय बन गया है। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को लेकर सामने आ रही? जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में जब से ये तीन सगी बहनों ने एक व्यक्ति से शादी की है, जब से ये मामला ज्यादा सुर्खियों में है और चर्चा का विषय भी बन गया है। बताया जाता है कि विकास और बिक्कू है, उसने तीन सगी बहनों से शादी करी है। जो ये मामला वायरल हुआ है और ये वायरल होने के बाद में कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने बताया है, तीन बहनों में से एक की हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र करीब 15 वर्ष प्रतीत हो रही है, जिससे कि यह मामला जो है और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते हसनपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है, यदि जांच में युवती नाबालिग पाई जाती है और उसके साथ विवाह की पुष्टि होती है तो विकास और बिक्कू के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतुलेश भारद्वाज ने यह भी बताया है कि इस तरह की जो ये पहला मामला जनपद अमरोहा से आया है, जो बेहद हैरान कर देने वाला है और ये इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं अमरोहा के पुलिस अधीक्षक ने बताया, अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है, जो कि अखिलेश भदौरिया है यहाँ के, कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच भी की जा रही है। यदि किसी युवती के नाबालिग होने की पुष्टि होती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसमें जो है जांच पड़ताल के बाद में तथ्यों के आधार पर सबूतों के पूरी तरह से जो है जांच सबूत जुटाए जा रहे हैं। उसके बाद ही इसमें दोनों विभागों की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी।
हाँ बिल्कुल अशीर, अब इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आप कानूनी पचड़े में शादी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो तीसरी बहन है वो नाबालिग बताई जा रही है और आप उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं है, 15 वर्ष की वो बताई जा रही है। ऐसे में ये तीनों शादी चर्चा का विषय जरूर बनी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब कानूनी पचड़े में ये शादी पड़ती नजर आ रही है और दूल्हे के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब संकट हो सकता है, क्योंकि नाबालिग से शादी करना गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। और अब बात करेंगे उफान पर सरयू, डरा रहा जल स्तर। रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों के उफान से सरयू का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार सरयू का जल स्तर 91.39 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया है। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए तटीय इलाकों और कछारी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच दहशत और अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। आपको बता दें कि चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचे पानी में हर घंटे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। निचले इलाकों और कछार में पानी का फैलाव शुरू हो गया है, जिससे तटीय ग्रामीणों को कटान और बाढ़ का डर निरंतर सता रहा है। ग्रामीणों को अपने आशियाने और मवेशियों की चिंता सताने लगी है। खेतों में खड़ी फसलें डूबने की कगार पर हैं और कई रास्तों पर पानी भरने की आशंका गहराई हुई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तैयारियां की जा रही हैं। तेज बाढ़ और संभावित खतरे और उफनती सरयू को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तटीय क्षेत्रों में बनी बाढ़ चौकियों और राजस्व टीमों को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए नावों, गोताखोरों और बाढ़ शरणालयों को तैयार स्थिति में रखा गया है। तूफान पर है सरयू और सरयू का जल स्तर लगातार डरा रहा है और तटीय क्षेत्रों पर कछार क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से यह बढ़ता जल स्तर निरंतर खतरे की घंटी बजा रहा है। लोगों के अंदर दहशत भी है। आरपी सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में जिस तरीके से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों के अंदर भय भी पैदा हो रहा है, क्योंकि जो कछार और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए संकट कहीं ना कहीं ये जलस्तर पैदा कर रहा है। क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक हैं और कैसे लोगों में हलचल मची हुई है इसको लेकर? जी, आपको बताएं, जैसे निरंतर जल बढ़ रहा है उसको लेकर के प्रशासन यहाँ पे जिलाधिकारी ने टीम गठित कर दी है। ये टीम को नियुक्त किया है और एडवाइजरी भी जारी की है कि जितने जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे जाकर के अपना बसेरा बनाए, जो उनको ले जाकर के वही विस्थापित करे। तो लेकर के व्यापक तैयारियां यहाँ पे कर दी गई है। और रही बात सरयू तट पे, तो सरयू राम भक्त आ रहे हैं, जल पुलिस कर दी गई है, एडवाइजरी जारी की है, बैरिकेडिंग कर दी गई कि जो भी राम भक्त आए कम पानी में ही अपना ध्यान से, बहाव भी तेज है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के व्यापक एडवाइजरी जारी है। और जल पुलिस जो है हर जगह नाव लगा दी गई है कि जितने श्रद्धालु पहुंचे आराम से अपना ध्यान करें, उसकी व्यवस्था लेकर व्यापक व्यवस्था। क्योंकि यहाँ पे जो जिलाधिकारी है भगवान त्रिपाठी ने, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी चीज लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी अधिकारियों पे। जी मनोज जी, प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती। एक तरफ जो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं वो सरयू में स्नान करने के लिए, उनकी सुरक्षा, और दूसरी तरफ जो कछार और तटीय क्षेत्रों में लोग जो वाशिंदे हैं उनकी सुरक्षा, उनको विस्थापित करना, नए जगहों पर उनको ले जाना, तमाम चुनौतियां प्रशासन के सामने। तो कैसे अपनी इन चुनौतियों का सामना करे प्रशासन? जी, आपको बताया चले इन्होंने पूरी टीम गठित की है और डीएम के तहत पूरी टीम गठित की है। और जैसे तराई इलाकों में कहीं ना कहीं टीम लगा दी, लेखपाल से लेकर जितने लोग हैं सब अधिकारी लगे हुए हैं वहाँ पे कि किसी की कठिनाई का सामना नहीं पड़ेगा। और अयोध्या में पूरी तरीके से जल पुलिस को बैरिकेडिंग कर दी गई है और जितने बैरिकेडिंग भी बहुत बढ़िया ढंग की गई। जो भी राम भक्त पहुंचेंगे आराम से अपना ध्यान करते रहेंगे। उनकी निगरानी जल पुलिस बराबर नाव लगा करके निगरानी कर रही, कोई घटना ना घटे उसको लेकर के। अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ सूबे के मुखिया योगीनाथ खुद निगरानी करते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी घटना ना घटे उसके लिए जिला प्रशासन पहले से मूड में नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 91.39 मीटर का जलस्तर हो चुका है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, तटीय इलाकों के जो बाशिंदे हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ रही हैं, उनमें अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि प्रशासन तैयारियां दुरुस्त कर चुका है और लगातार राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। और अब हम बात करेंगे टूटी व्हीलचेयर पर महिला मरीज। छत्तीसगढ़ के शक्ति मेंजिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि गर्भवती महिला को परिजन एक पहिया
जाम वाली व्हीलचेयर पर धक्का देकर मरीज को वार्ड तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो में प्रसूता की सुरक्षा से खिलवाड़, अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही साफ उजागर हो रही है। लाखों के बजट के बावजूद मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी सुविधाओं के दावों में व्यस्त हैं, लेकिन मरीज बदहाली की व्यवस्था को भुगत रहे हैं। कैमरे के सामने जिम्मेदार अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो कुछ भी बोलने, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन व्यवस्था अपनी बदहाली की जो है नुमाइश कर रही है। वो दिखा रही है किस तरीके से व्यवस्था है। टूटी हुई व्हीलचेयर पर महिला मरीज को ले जाया जा रहा है। महेंद्र कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सख्ती से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जिस तरीके से सख्ती से तस्वीरें सामने आई, टूटी व्हीलचेयर पर एक महिला मरीज को ले जाया जा रहा है, कैसे अस्पताल की व्यवस्थाएं बदहाल हैं का इन तस्वीरों को क्या जिम्मेदार देख नहीं रहे हैं? क्या कार्रवाई इन तस्वीरों को देखने के बाद अब तक न सामने आई है? जी बताना चाहूंगा, मामला जो शक्ति जिला अस्पताल का है, जहां गर्भवती प्रसूता महिला को व्हील चेयर पर ले जाया जाए तो उसका चक्का जाम था। ये बदहाली दिखा रही है। यहाँ पर किसी प्रकार का अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब आगे देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो व्हील चेयर की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से अस्पताल में बदहाल तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों को शायद जिम्मेदार नहीं देख रहे। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं जहां धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे के बाद राहुल गांधी जो एलओपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ करें, आपको सुनाते हैं। जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये भैया देखिए, एक एक करके, वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। Okay, please, one at a time. I can't answer otherwise. No, I'll tell you. You go ahead. BJP has called off their protest, and students are now going back. Their two demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday? Well, they are also bringing a new bill, sir. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So, the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them.
This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition, that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज़ आवर डिसिप्लिन, दैट इज़ आवर वे ऑफ फंक्शनिंग. तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा. हम इश्यूज़ रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे. मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं. कांग्रेस पार्टीज idea with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India. And we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद अगली खबर का हम रुख करेंगे. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं तराई में तेंदुए की दहशत. श्रावस्ती जिले के आपको बता दें कक्करदरी रेंज के गुरुआ गांव की तराई क्षेत्र में तेंदुए को देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है. तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है. आपको बता दें कक्करदरी रेंज के अंतर्गत आने वाले गुरुआ गांव की तराई का यह मामला है. खेतों और जंगल के किनारे रहने वाले लोगों की आवाजाही पर कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश इनको दिए गए हैं. ग्रामीणों और खासकर बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. इस दौरान रेंजर सहित रेंजर मोहित श्रीवास्तव ने क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि की है. तो कक्करदरी रेंज के गुरुआ गांव में तेंदुए की आहट से तेंदुए की आवाज से लोगों में दहशत का माहौल है. और अब बात करेंगे कांवड़ यात्रा में समर्पण की मिसाल. हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही शिव भक्तों का आना लगातार जारी है. इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच मोदीनगर से पहुंचा एक दंपत्ति हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. दिव्यांग पति सचिन को उनकी पत्नी आशा करीब 180 किलोमीटर तक अपने कंधों पर बैठाकर हरिद्वार पहुंची है, जहां दोनों ने हर की पैड़ी से गंगा जल भरने के बाद कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया. यह लगातार दूसरा वर्ष है जब आशा अपने पति की कांवड़ यात्रा का संकल्प पूरा करने के लिए कठिन सफर तय कर रहे हैं. इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए राहगीर भी रुक रहे हैं और दंपत्ति के जज्बे को सलाम करते हुए उनकी यात्रा की सफलता की कामना कर रहे हैं.
सचिन बताते हैं कि करीब 12 वर्ष पहले रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। इसके बावजूद भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था कम नहीं हुई। जब उन्होंने दोबारा कांवड़ यात्रा की इच्छा जताई तो पत्नी आशा ने उनका हौसला बढ़ाया और पिछले वर्ष पहली बार उन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर हरिद्वार उनको लेकर आए। इस वर्ष भी दोनों अपने 2 बच्चों के साथ दोनों हरिद्वार पहुंचे और गंगा जल लिया और भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आशा का कहना है कि पति का साथ निभाना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है, जबकि सचिन अपनी पत्नी के त्याग और समर्पण को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। उनके यात्रा आस्था के साथ साथ जीवन साथी के प्रति विश्वास, प्रेम और समर्पण का भी प्रेरणादायक संदेश दे रही है। और अब बात करेंगे जहरीले सांपों से सावधान। कारबेट नगरी रामनगर में मानसून की दस्तक के साथ ही सांपों के आबादी वाले इलाकों में निकलने का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले महज 3 दिनों में रामनगर और कॉर्बेट से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में घरों और आबादी के आसपास से 30 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया गया। इनमें कोबरा, रसेल, वाइपर, कॉमन, करेत, धामन और अन्य प्रजातियों के सांपों के साथ करीब 18 फीट लंबा विशालकाय अजगर भी शामिल था। इन सभी सांपों को रेस्क्यू विशेषज्ञ चंदन कश्यप और उनकी टीम ने सुरक्षित तरीके से पकड़ा, जिसके बाद वन विभाग के सहयोग से इन्हें जंगल के प्राकृतिक आवास में आजाद कर दिया गया। ये पिरुमंदारा क्षेत्र से पकड़ा गया था, पिरुमंदारा में पापड़ी इलाके से। 2 दिन के अंदर ये घरों से सांप रेस्क्यू हुए। बरसात के दिन चल रहे हैं तो आए दिन घरों में सांप निकल रहे हैं, जिनकी सूचना हमको मिल रही है। हम लोग जा रहे हैं और मैं धन्यवाद करूँ वन विभाग का, जिस कारण हमको गाड़ी का और हमें सहयोग दिया जाता है, लाके जंगल में आज़ाद किया जाता है। वीरेंद्र पांडे जी जो हमारी हमेशा मदद करते रहते हैं। आज भी हम लोगों ने दर्जन भर से अधिक तो रेड स्नेक, कोबरे, करेत और गोए का बच्चा, उधर कोबरे वगैरह आदि और रसल वाइपर भी, यहाँ तक कि 18 फीट लंबा एक हमने पाइथन भी छोड़ा है। आजकल वर्षा काल चल रहा है। वर्षा काल में थोड़ा सांपों की संख्या जो है आबादी क्षेत्रों में ज़्यादा सूचना आ रही है और इसी में से हमारे चंद्रसेन कश्यप जी उनकी सोसाइटी द्वारा तथा हमारे तराई पश्चिमी से जो है मनोज कश्यप जो है कि इस तरह से लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं जैसे जैसे सूचना आ रही। आज लगभग 2 दर्जन से अधिक सांपों को जो है वन क्षेत्र में आज़ाद किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम मौसम में काफ़ी गर्मी होने के कारण अब अचानक से इतनी सारी वर्षा हुई है, जिसके कारण सांपों का निकलना प्रारंभ हो गया है। तो हमें अपने घर के आसपास में अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और हर वर्ष की भांति काफ़ी वर्षों से हमें वन विभाग से वीरेंद्र प्रसाद पांडे जी का जिस तरह सहयोग मिलता आ रहा है, उन्हीं के द्वारा इस बार भी हमें सर्पों के रेस्क्यू के बाद 30 से ऊपर हमारी संख्या सांपों की रही, जिन्हें आबादी से सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगलों में सुरक्षित आज़ाद किया है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।